अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर क्विकली रिवाइज करते अब तक जो हमने पढ़ लिया था, फिर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने IFRS 15 के अंदर पढ़ा था कि सर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट खरीदते हैं। कस्टमर्स हमने कहा जो हमसे कभी कभी माल खरीद रहे होते हैं वो हमारे कस्टमर नहीं होते। सर फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? हमने कहा रिटर्न, ओरल, इम्प्लाइड होता है। और कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 के हिसाब से वो होता है जिसके अंदर कितनी बातें हो। पहली बात, पार्टीज ने अप्रूव कर दिया। अप्रूवल कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न, कैन बी। दूसरी बात, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड हो। हमने कहा दोनों पार्टीज के, सैलानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हो सकता। अगर आपने कहा सैलानी को मैं डोनेशन दे रहा हूं सही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने कहा, आपने कहा मैं डोनेशन दे रहा हूं, सैलानी का कोई राइट नहीं है कि मुझसे डोनेशन ले, मेरे ऊपर है। फिर आगे बढ़े, पेमेंट टर्म्स, कब पैसे मिलने हैं, कितने मिलने हैं, किस फॉर्म में मिलने, ये पता हो। चौथी चीज कमर्शियल सब्सटेंस थे। पांचवी चीज पेमेंट टर्म्स एंड, आपको लगता हो कि आपको मिल जाएगी। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की उम्मीद हो। आपने कहा प्रॉफिट की, सर प्रॉफिट की उम्मीद का मतलब क्या? आपने कहा जरूरी नहीं है फॉरेन प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो। सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर अगला काम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके हमें पैसे मिलने हो। हमने कहा सवाल में कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, कब एक से ज्यादा। हमने कहा बायर भी अलग अलग बेनिफिट ले सके और सेलर के लिए भी वो क्या हो, अलग अलग हो। सर फिर हम और आगे बढ़े। हमने कहा कि सर इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हमने डिफरेंट केसेस देखे थे, है ना सर। फिर हम आगे आए थे, हमने बोला ट्रांजैक्शन प्राइस में 4 शरारतें। कितनी शरारतें? नॉन कैश कंसीडरेशन में क्या था? हमने कहा कैश के अलावा आपको शेयर्स मिल सकते हैं, एसी मिल सकता है। स्टैंडर्ड ने कहा जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे कंसीडर करना है किसको? नॉन कैश कंसीडरेशन को। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने कहा अगली चीज क्या थी? लेकिन सर नॉन कैश में एक और बात, अगर नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती हो तो क्या करेंगे? तो हम गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि सर अगली चीज थी कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर में क्या चीजें थी? रेवेन्यू आपने कहा नेट ऑफ रिकॉर्ड करना है। फिर हमने इसके 2 केसेस देखे थे, एक में हमने कहा एडवांस में पैसे मिले और एक में बाद में। सर अब आगे बढ़ेंगे। आज हमने कहा तीसरा पॉइंट था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। क्या होता है पहले लिखेंगे, फिर इसके सवालात देखेंगे। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। पेमेंट in advance
गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर goods and services today, payment in future. चले सर, कर लिया कॉपी? तो मोहम्मद बिन गौर मेरा बच्चा, नेट अच्छा वाला कराना है तेरे, समझा? राफे भाई ये फोटो भेजे, सभी मांग रहे। राफे खैरियत है? आज थोड़ा चेंज लग रहा है। कैसे खामोशी? गलत बातें नहीं भाई, ये दो गली आगे होती हैं, आ जाए, इधर नहीं करा करें, आ जाए। चले सर आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करने में और पेमेंट में गैप होना। हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करने में और पेमेंट में गैप होना चाहिए, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। पेमेंट इन एडवांस, गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर, बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू। और दूसरा केस है गुड्स एंड सर्विसेज टुडे, पेमेंट इन रिसीवेबल, रेवेन्यू, रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम, बैंक डेबिट। सर सिंपल अल्फाज में स्टैंडर्ड एक बात कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि देखो भाई, पेमेंट में और गुड्स एंड सर्विसेज में अगर एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से टाइम है ना, तो ठीक है, 3 महीने 6 महीने सही है। लेकिन अगर टाइम 1 साल का है, यूजुअली इसने कहा 1 साल से कम कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, तब इसका मतलब है कि एक पार्टी जो है वो बेनिफिट एंजॉय कर ली है अर्ली कैश का। अगर आपको आज पैसे जल्दी मिल गए तो आप बेनिफिट एंजॉय कर लें अर्ली कैश का, और अगर आपने कहा कि कस्टमर को आज पैसे नहीं देने पड़ रहे, 2 साल बाद हैं, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है कैश का। तो स्टैंडर्ड ने कहा यार इस चीज को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अब हमने कहा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में आपके लेवल पे, मैं क्या कह रहा हूं, किसके लेवल पे? वैसे सीए फाइनल में इसमें और शरारते, हम सीए फाइनल में से मजीद केसेस कराते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ये 2 बातें हैं, और ये दोनों बातें पेपर में टेस्ट हो। है कोई हमारे दरमियान ऐसी हस्ती जिसके पास अभी भी हैंड आउट ना हो? लास्ट क्लास में नहीं आया था, चलो ये पीछे दे दें। चले सर, अब मैं लेकर आऊंगा आपको पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, सवाल एमसीक्यू नंबर 17, कार लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड? गाड़ी लिमिटेड, कार। पेज नंबर 23, एमसीक्यू नंबर 17। Car Limited sold a large number of vehicles spare parts to a new customer for rupees 10 million on 1 July 17. The customer paid rupees 9,90,000 upfront and agreed to pay the remaining balance on 1 July 18. कब पे करने की बात कर रहा है ये शख्स? CL as a cost of capital of how much should initially be recorded in the revenue in respect of the sales of vehicles spare parts in the statement of P&L for the साल ended 31 दिसंबर 17। सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। हमने कहा गाड़ियों की दुनिया, कार वर्ल्ड, हम हैं कार वर्ल्ड में।
चले सर अब सब बोर्ड पे देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 17। सर 9,90,000 में बेचा है ना, और 10 मिलियन में बेचा है, आज कितने मिले? अब सुनना, स्टैंडर्ड कहता है भैया कैश कितना मिला है? सही है, बोला बाकी अमाउंट मिलेगा, आपने कहा हाँ मिलेगा, कब मिलेगा? 1 साल के। स्टैंडर्ड ने कहा इसका मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, एक पार्टी कस्टमर एंजॉय कर रहा है बेनिफिट। सही है, कैश उसके पास है, तो अगर वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है और तुम इस सेल्स को आज 10 पे रिकॉर्ड, बोला देखो ना भाई, एक बंदा आज सेल्स कर रहा है, उसको आज ही 10 मिलियन मिल रहे हैं, तुम्हें आज 9,90 मिल रहे हैं, बाकी पैसे कब मिलेंगे? तो बोला तुम दोनों बराबर नहीं हो, है ना सर, एक के पास, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक चीज है ना, पैसा वक्त के साथ साथ कदर। तो स्टैंडर्ड ने कहा उस खोने को रिकॉर्ड करो। आपने कहा भैया 10 मिलियन माइनस 9,90,000 कितना बना? 90,000। बोला इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 9010 डिवाइडेड बाई 1 प्लस की पावर 1 ना 8. तो रेवेन्यू कितना हुआ? 9490,000। ऐसा ही है, ये हम एंट्री बनाएंगे 1 जुलाई 17, है ना सर। अगली एंट्री बनेगी 1 जुलाई 18 नहीं, बल्कि 30 जून 18। 30 जून 18 सर, 30 जून 18 को क्या बनाएंगे एंट्री? हमने कहा ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, तो अब इस हिसाब से दूसरी एंट्री है ना सर, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। देखें इसका आंसर तो था कि रेवेन्यू कितना हो, ये हमारा आंसर हो गया। मैं आपको समझाने के लिए पूरा करा रहा हूं। हमने कहा 8.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 6/12 करेंगे। हमारा यूनिट 31 दिसंबर है ना, यस सर, इनटू 6 कितना हुआ? 2,55,000। ऐसा ही है, 31 दिसंबर, यस सर, 31 दिसंबर 18। आसान है क्या सर ये? अच्छा। सर मुझे एक बात बताएं, एग्जामिनर भैया अगर पेपर में शरारत में, देखो वो क्या करता है, उसकी शरारती है ना उसकी भी, वो अगर तुम्हें पूछता है मुझे बताओ 31 दिसंबर को रेवेन्यू कितना होगा, तो वो कितना है? 94। लेकिन वो एक और शरारत करता है, बोलता है बताओ 31 दिसंबर को टोटल क्रेडिट कितना रिकॉर्ड होगा इसमें, तो क्रेडिट में 9490 प्लस 2 लाख। तो तुम्हें रिक्वायरमेंट को गौर से, यहां पर इसने क्या पूछा है कि मुझे बताओ रेवेन्यू कितना होगा, है ना सर। और अगर आप एमसीक्यू नंबर 11 देखें ना, एमसीक्यू नंबर 11 में से रिक्वायरमेंट चेंज मार दी। पहले ये कॉपी करेंगे, फिर 11 देखें, 11 की रिक्वायरमेंट इसने चेंज मारी है। सही है सर। तो यहां से हमने क्या सीखा? खामोशी। हाँ राफे क्या बोल रहा है भाई? देखे ना, प्रेजेंट वैल्यू पे आज हमने रिकॉर्ड किया उस 9010 जो फ्यूचर में मिलने वाला था, फिर उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट बुक कर लिया, रिसीवेबल में शामिल कर लिया। अगले 6 महीने गुजरेंगे तो राफे मियां अगले 6 महीने गुजरेंगे तो हम एक और एंट्री बना लेंगे, क्या? रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 255 से, है ना। तो हमने कहा ये एंट्री हमने बना ली अगले 6 महीने की 30 जून 18, है ना सर। और इसी दिन अब आप टोटल करेंगे तो हमने कहा हमारा रिसीवेबल 8.5 से बन चुका होगा 99010। सही है सर। तो वो हमें जब पेमेंट करेगा बैंक डेबिट रिसीवेबल, सही है सर, 90 क्लियर है। तो हमने कहा
कि सर ये इसको एमसीक्यू नंबर 11 में क्या फर्क है इसके मुकाबले में? एमसीक्यू नंबर 11 इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दरिंदा क्या कह रहा है 11 में? ये कह रहा है होवर्ड is a car detailer on 1 April 14 HL sold a car to a on the following terms. Selling price of the car 25.3 million. Customer paid rupees 12.65 half of the cost on 1 April 14 and will pay bakiya rupees on 31 March 16 2 years after the customer can obtain a 10%. What is the total amount which HL should credit to in respect of this transaction? आंसर बताएं कितना आएगा? डेल्टा क्या है इसका आंसर? टोटल क्रेडिट कितना है? 24,150 ऐसा 24.15 है ना? सबका हो गया ये? इसने हमसे पूछा है मुझे बताओ टोटल कितना है क्रेडिट। सही है, इसने हमें ये नहीं कहा कि रेवेन्यू बताओ या इंटरेस्ट इनकम बताओ। तो अगर देखा जाए तो ये इसी सवाल को 3 हिस्सों में पूछ सकते हैं। पूछे रेवेन्यू बताओ, पूछे टोटल क्रेडिट बताओ, इंटरेस्ट इनकम कितने बनाओ। तो इसका सही जवाब क्या है? डेल्टा। डेल्टा क्यों सर? 23 फिर हमने कहा उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना सर? तो हमने कहा 23 प्लस हमने कहा देखें पहले प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 12.65 और 12.65 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई भाई 2 सालों पे 12.65 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 है ना। तो ये कितना आ गया? तो ये कितना हुआ 23.1 और आपने कहा 1 साल का इंटरेस्ट इस पे है ना 10.45 का 1 साल का इंटरेस्ट 10% 1.045 तो ये तकरीबन हो गया 24 है ना सर। आए थोड़ा सा इसका टेरा वर्जन देखें। नहीं जुपिटर वाला नहीं, जुपिटर तो अभी हम जाएंगे। राफे हाँ राफे आप समझे, आप आराम से समझे, हम सब आपका इंतजार करेंगे, यकीन माने। दो साल का डिस्काउंट और हमने 1 साल का इंटरेस्ट पे करना है। डेट्स को लिखना सीख राफे बेटा 10.4 12.65 अभी दे रहे हैं 12.65 2 साल बाद देगा। चलें सर पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 12 इसकी एंट्रीज मुझे चाहिए 31। और मुस्तफा और लाफिस की एंट्री पहले बताएंगे। सर देखें इसकी मैंने बताया नहीं लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसा था। टोटल हमने कहा जितने का भी था 12.65 कैश था, बाकी 10.45 हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू थी ऑफ 12.65 जो हमें आफ्टर 2 इयर्स मिलना है। ठीक है सर।
तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 23.1। कंपनी एंट्री बनाएगी, एंट्री भी बना देता हूं, बाकी लोग आगे बढ़े, क्योंकि 12.65 12.65, रिसीवेबल कितना है 10.45 और रेवेन्यू हो जाएगा 23.1। फिर आगे बढ़ेंगे और एक साल का इंटरेस्ट आ गया, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से 10.45 मल्टीप्लाई बाई 10%, 1.045। सवाल नंबर 12 पेज नंबर 31। डन। और डस्टेड। IRR निकालोगे? निकाल सकते हो, वैसे नहीं कोई मसला नहीं है, IRR आप निकाल सकते हो। देखो अगर इसमें नहीं निकाला तो अगले में तो निकालना पड़ेगा ही, इसमें नहीं निकाला तो, बट यहां पर जरूरत इतनी भी नहीं क्योंकि साल एक ही है। ऑनलाइन वाले बच्चों डन या डस्टेड? सर देखें, अब यही तो मुझे आप लोगों को सिखाना है। आसान आसान सवाल फौरन से किए, थोड़ा सा लंबा लफाजी डाली और हम घबरा गए। तो रेट, अच्छा अब थोड़ा सा एक चीज होती है कॉमन सेंस। क्या होती है? याद रखो, जिंदगी में कहीं भी फंसोगे पेपरों में सीए के, तो एक चीज पास कराएगी, वो होगी कॉमन सेंस। पढ़ते हैं अब भाई, एक ही साल है तो कैश प्राइस का और फ्यूचर वैल्यू का जो भी डिफरेंस है वो क्या है? इंटरेस्ट। आए, वोयाज लिमिटेड इंटेंड्स टू बाय 30 trucks from Autocar, local car dealer. However, due to cash shortage, Voyage is not able to pay immediately after planned delivery. Autocar agrees that Voyage pays the price after. जब ये डेट्स को ना तुम्हारा हाथ खुद ब खुद अंडरलाइन करे। प्राइस पर 1 ट्रक is 32,000. However, Autocar agrees to receive payments in 1 year only if Voyage accepts increased purchase price of rupees 33,000 per truck. Autocar's cost of 1 truck is 20. What should Autocar recognize in fun and when? अब सर इसकी हम बनाएंगे एंट्रीज। क्या बनाएंगे? एंट्रीज। सर सबकी तवज्जो इधर। वैसे यहाँ पे रेट निकालने की जरूरत, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, S = P × 1 + I की पावर n, है ना सर? ऐसा ही है। हमने कहा यहाँ पर S था 33,000, P था 32,000 और 1 + I is 1 मतलब कुछ भी नहीं है ना सर। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I। कितना I? 0.03। हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ना, रेट 3 ऐसा 3.12। मतलब अगर तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ लो, MFA कर लो, फिर भी अगर आप आई नहीं निकाल पाए तो कितने तोपों की सलामी? मंथ 0, ईयर
भाई आज हमने पैसे नहीं ले रहे, उसने कहा पैसे कब लेगा, एंट्री बनाऊंगा रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। 32,000 एक ट्रक के, कितने ट्रक दे रहा हूं, 30 है, 9,60,000 ऐसा ही है। मैंने कहा 1 साल बाद पैसे देगा तो प्राइस कितनी हो जाएगी, तो जो 1,000 में इजाफी ले रहा हूं ये क्या है, सूद है ना सर। आज एंट्री बनाई रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू, 1 साल की एंट्री बनाऊंगा रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम 9,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3.12 30,000। और इतना ही बनना चाहिए था ना 30 ट्रक के ऊपर अगर 1,000। और फिर एंट्री बनाऊंगा, ये मैंने एंट्री बनाई ईयर 1 को, और ये भी एंट्री बना दूंगा ईयर 1 को। बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 9,60,000 प्लस 30, 9 लाख। तो सर क्या वो मुझसे रेट छुपा देगा इस किस्म को, तो क्या मैं निकाल सकता हूं मुस्कुराते हुए, यस सर। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी तो एंट्री बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे इन्वेंट्री कितना था, 28,000 इंटू 30। तो सर क्या ये आसान था, हम घबरा जाते हैं ना, क्योंकि घबराहट होती है हमें। तो सर ये हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एक पहलू पढ़ा जो कि हमने बोर्ड के इस तरफ लिखा था, है ना सर। वो क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज आज दे दिए, पैसे बाद में। लेकिन हमने कहा सर दुनिया भर में दूसरा काम भी होता है, पैसे पहले और गुड और सर्विसेज बाद में। जैसे आज सीए फाइनल को मैंने क्विज में सवाल देना है, जिम है, जिम वाले ने मेंबरशिप फीस भी ली और आप 12 महीने की फीस भी आपसे एक साथ ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा जिम है। जैसे सपोज करें शेप्स, सही है, कभी गए हो शेप्स में, गए हो शेप्स में, हम गए थे क्लाइंट के पैसों पे। असल में नहीं वो ये मैं बता रहा हूँ 2011-12 में यार उसकी पूछा था क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन 2011-12 में उसकी कोई थी 25,000 रुपए के क्वार्टर है। अब आप तो पता नहीं, वो असल में हुआ ये था कि हम तो खैर शेप्स जिम में तो वैसे ही मस्ती थी तो चले गए। असल में क्लाइंट था दूर मेरे घर से तो दूर नहीं था, क्लिफ्टन पे था और उनकी डेडलाइन करीब थी। क्लाइंट ने और हालात खराब थे उन दिनों, सही है, भुट्टो जिंदा हो गया था ज्यादा ही, सही है। तो क्लाइंट ने कहा कि भाई अब आपको काम खत्म करना है, हम आपको रूम यहीं पे करीब बुक करवा देते हैं ऑडिट टीम को। तो मैंने देखा मेरा तो घर के करीब ही था लाइट हाउस में, तो मैंने कहा मैं तो भाई जा रहा हूँ घर पे, लेकिन 2 सीनियर थे, हमने कहा हमें रूम बुक कराएं। और क्लाइंट भी बहुत ज्यादा नखरे, मतलब इतना नखरे उठाता था क्लाइंट हमारे के, जब हम ऑर्डर थे ना उनका अपना शेफ था, तो पूरा 1 महीने का मेन्यू हमसे पूछता था और हमसे पूछ के खाना बनाता था। हमने भी बारी रखी हुई थी, आज मुस्तफा की बारी, फिर ताहा की बारी, फिर अली की बारी, समझ रहे हो कि उसकी पसंद का खाना बनेगा इस दिन। इतना अच्छा क्लाइंट। उसने कहा सर देखिए रूम भी, तो उसने कहा रूम, उसने कहा देखिए सर रूम करवाएंगे लेकिन अब इतने भी नखरे नहीं, करीब पीसी भी था। उसने कहा सर पीसी शेरेटन में नहीं रुकवाएंगे, कहेंगे तो वहां पे भी रुकवा सकते हैं, लेकिन और जरा हम चाहते हैं करीब हो जाए, हालात वाकई में खराब चल रहे थे। फिर उसने कहा शेप्स के अंदर, हमने कहा शेप्स में रूम होते हैं, उसने कहा बिल्कुल। और उसने हमें शेप्स में टीम को रूम करा के दिया था, तो हमने कहा हम देखेंगे पहले, हम भी हालांकि जरूरत नहीं थी, हमने कहा हम फिर भी जिम, हम मतलब क्लाइंट पे नखरे करने होते हैं ना, हमने कहा हम देखने चलेंगे कैसा रूम है। तो खैर तब हमें पता चला शेप्स में। तो आज सीए फाइनल को जो मैं एक सवाल देने वाला हूँ क्विज में, वो आपने बताना है। शेप्स टाइप का जिम है, फुल शशका। उसने कहा 1 साल की भी नहीं, उसने कहा एडमिशन फीस एक दफा आपको देनी है वो, और फिर 12 महीने की फीस एक साथ देनी है। और अब मुझे बताना है हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है।
तो ये तो आप सोचेंगे सीए फाइनल का सवाल है। भाई देखो एडमिशन फीस अभी देनी है और बाकी भाई मंथली फीस भी 12 महीने की अभी दे देनी है। तो बताओ क्या करोगे? ऑब्लिगेशन कितनी है यहाँ पे? 2 है, 1 है? कितने लोगों ने 2 ऑब्लिगेशन है? कितने लोगों ने 1 ऑब्लिगेशन है? भाई जिम है, एक आपको एडमिशन फीस तुम लोग भी देते हो ना, वो जिम वाला जो फजूल में चौड़ा होकर एडमिशन फीस लेता है वो, और दूसरा मंथली फीस है। ऑब्लिगेशंस कितनी है? 2 है, 1 है? कितने लोग कह रहे हैं 2 ऑब्लिगेशन है? कितने लोग कह रहे हैं 1 ऑब्लिगेशन है? 1 ऑब्लिगेशन है। भाई तू जिम ही यूज करेगा ना, और क्या करेगा वहां पे? कमरा बेटा, वो एक अलग एग्जांपल दे। तू अभी तक कमरे में ही है। सर अगर ऑब्लिगेशन 1 है तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू भी, तो आपने एडमिशन फीस और जो मंथली फीस है उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 12 करना है, हर महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सही है सर? इक्वली आ जाए। नहीं, एडमिशन भी इसने कहा, ऑब्लिगेशन एक ही है ना भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। ऑब्लिगेशन तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिसाब से, ये मैं आपको समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। अभी इसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करा, कोई डिस्कशन नहीं। आजा नहीं ना, आजा, हम आगे आते हैं, पढ़ते हैं। नहीं सवाल अब अगली, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। सवाल जब मैं सिर्फ भी तुम्हारे दिमाग में एक शरारत छोड़ी है। अब सर दूसरे केस पे आ रहे हैं। दूसरे केस में हमने कहा कि पैसे पहले मिलेंगे, जैसे एडवांस पहले मिल रहा है ना जिम वाले को, और हमने कहा सर्विसेज बाद में। इसी तरीके से सर मुझे बताएं सबसे ज्यादा ये किस इंडस्ट्री में होता है कि पैसे आज और गुड्स 1 साल के बाद? ऑटोमोबाइल। सर ऑटोमोबाइल एमजी ने 1.5 साल के बाद की डिलीवरी दी है अभी। सही है? पैसे आज दो और डिलीवरी एक बिजनेस आइडिया भी। तुम में से अगर किसी के अब्बा के पास बहुत सारे पैसे हों, अब्बा को बोलो गाड़ियां बुक करा ले और ओन पे बेचे। ओन क्या होता है? गाड़ी बुकिंग के बाद तो 6 महीने बाद तो मिलेगी 25 लाख की, और आज चाहिए तो 28-29 की। सही है सर? तो हमने कहा ये एक बिजनेस है, लोग बहुत सारे। सर इसके ऊपर मैंने कभी जिंदगी में फतवा नहीं लिया, ना मैंने बिजनेस किया है, लेकिन जो है इसके ऊपर मेरा पॉइंट ये है कि इस्लाम का एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपकी ये चीज है, अब इसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए भी है, लेकिन अगर आप इसको 25 रुपए में बेच दोगे कैश पे, तो इस्लाम कहता है फायदा जायज है। सही है? मकरू होता है एक लिमिट के बाद, मकरू मतलब नॉट प्रेफरेबल, लेकिन हराम। भाई मेरी चीज है ना, मैं जितने में भी बेच दूं, मुझे पता है, तो इस्लाम कहता है ये कोई हराम। तो अब हमने कहा अगला जो सवाल है उसमें भी यही है, पास पेपर का सवाल है, और हमने कहा उस सवाल में एडवांस पेमेंट। तो आए सर पेज नंबर 13 पे एक सवाल है, सवाल का नाम है जुपिटर। क्या नाम है? सर आ जाए ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6 से पेज नंबर 13। जुपिटर लिमिटेड entered into a 2-year contract on 1 January 17 with a customer for the maintenance of computer network. JL has offered the following payment options. Option 1 immediate payment of 2 lakh. Option 2 खामोशी payment of rupees 1,10,000 at the end of एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितना है?
6 पॉइंट। अब सबकी तवज्जो इधर, स्टैंडर्ड यहां पे क्या कहता है, सुनना, खामोशी। अगर पेमेंट एडवांस में मिल रही है तो स्टैंडर्ड कहता है आपको रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू मार्केट वैल्यू पे। किस पे? अब आपने कहा देखो अगर पेमेंट जब सर्विस दें उसके बाद मिले तब कितना देना पड़ेगा, 1,10,000। इसका ऑप्शन बी देखे ना भाई, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू इस सर्विस की कितनी है, 1,10,000। भाई हमने कहा देखो अगर अलग अलग करके पेमेंट दोगे तो 1,10,000 2 सालों में कितना देना है, लेकिन अगर तुम हमें एडवांस में दोगे तो कितना होगा। स्टैंडर्ड ने कहा कि भैया देखो इस केस में तुम सर्विसेज भी तो आहिस्ते आहिस्ते दोगे ना, बेशक उसने तुम्हें पैसे क्या दे दिए, तो बोला पेमेंट को नहीं देखो, तुम देखो सर्विस की जो मार्केट वैल्यू है उसी पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, उसी पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो अब आपने कहा सर यहां पर हम करेंगे पहले इसका ऑप्शन 2 जिसके अंदर 1,10,000 है, फिर करेंगे ऑप्शन, कॉपी कोई नहीं करेगा, आप सब बोर्ड पे देखेंगे। ऑप्शन 2 पे आया, ऑप्शन 2 क्या है, 1,10,000 ईच ईयर, ऐसा ही है। तो हमने कहा ईयर 1 पे एंट्री बनेगी बैंक डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से, 1,10,000 से, है ना भाई। बंदे को हमने पूरे साल की सर्विस दी, उसने कहा सही है ले भाई पैसे ले 1,00,000। ईयर 2 पे आए, बैंक डेबिट रेवेन्यू। अब आप सुनिएगा, ये एग्जांपल जब पहली बार पेपर में आई ना उस अटेम्प्ट तक आईकेप बहुत दरिंदा होता था। क्यों? IFRS 15 में 16 एग्जाम्पल 63 एग्जाम्पल्स हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ कितनी है, 21। कितनी है, 21। और ये एग्जाम्पल्स कम कराने का अल्हम्दुलिल्लाह सहरा मेरे सर जाता है, क्योंकि सर जब हमने पहली बार आईकेप ने निकाला 63 तो हम तो टीचर्स पागल, हमने कहा हमारा बाप भी नहीं पढ़ा सकता इनको 63, क्योंकि कुछ चीजें सीए फाइनल के लेवल की हैं। आईकेप खामोशी से था, तो आईकेप में मैंने एक ईमेल की, मैंने आईकेप को कहा कि ये 63 में से 29 एग्जाम्पल ऐसी हैं जो तुम इनसे पूछ सकते हो, बाकी नहीं पूछ सकते। अच्छा, ये सब कार्रवाई हुई है इस अटेम्प्ट के बाद। इस अटेम्प्ट में आईकेप ने सवाल दिया ना, तो मुझे याद है आईकेप की मीटिंग में कराची, लाहौर, पंजाब, खैर पंजाब, पेशावर, सब जगह के टीचर पूरे मौजूद थे। कोयटा में खैर कोई सीए की ऐसी टीचिंग नहीं होती, जो जिन बच्चों का ताल्लुक कोयटा से, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी, वो कोयटा में सीए का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। सही है। तो सर कुछ टीचर्स ने कह दिया आईकेप को कि बोला ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि, क्योंकि उस टाइम पे स्टैंडर्ड भी नया नहीं आया था, बोला मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि ये सीए फाइनल का बच्चा भी नहीं कर पाएगा। एडवांस में पैसे मिलने वाला केस, जो दूसरा केस है। आईकेप ने वहां पर एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। आईकेप ने कहा सही है, गलती हुई हमसे, पर आईकेप ने कहा तुम्हारे बच्चे को कम से कम ये भी तो होना चाहिए था ना कि यार ये ऑप्शन बी तो आसान था, बैंक डेबिट रेवेन्यू, बैंक डेबिट रेवेन्यू। तो वहां पर उस बंदे ने, एग्जामिनर ने बड़े तारीफ की, बोला हाँ मुझसे गलती हुई, वो गलत एग्जाम्पल पूछ ली, लेकिन बोला बच्चे में कम से कम ये सेंस डालो कि पासिंग मार्क्स तो निकाले, जो चीज आती है वो तो करे। इसकी पहले, अच्छे अल्फाज में कह रहा हूं, इसकी पहले हालत टाइट हो जाती है अच्छे अल्फाज में, सवाल में मुश्किल चीज देख के, और ये आसान चीज को भी छोड़ देता है। इसका दिमाग बाय डिफॉल्ट मुश्किल पे जाता है। ये आसान था सर, इसका ऑप्शन बी। अब आते हैं ऑप्शन, सर ऑप्शन 1 के बारे में स्टैंडर्ड ने कहा कि तुम्हें रेवेन्यू 1,10 का रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सर्विस तुम साल के साल दे रहे हो ना। तो अब हमने कहा सही है भैया, ऑप्शन 1 पे आते हैं, और ऑप्शन 1 में क्या, ईयर 0 पे हमारे पास कोई अमाउंट आया है, एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट,
कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या होता है सर, मैं समझाऊंगा आगे जाके। अभी हम इसकी जगह एडवांस भी यूज कर सकते हैं। क्या 2 लाख, सही है। फिर इसने हमें कहा कि तुम्हें ये अज्यूम करना है जैसे इसके ऊपर सूद मिल रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हें सूद देना पड़ रहा है। जो किसी का एडवांस पैसा तुमने आज ले लिया है ना, इसको हम कहते हैं नोशनल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, नोशनल इंटरेस्ट। क्या कहते होते, कौन सा इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट जो कि हमें किसी को पे नहीं करना। तो अब हम पहले साल पे ईयर 1 पे आए, इसने हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से 2 लाख का कितने प्रतिशत 6 पॉइंट कितना हो गया 13192। अब मुझे बताओ टोटल लाइबिलिटी सर हमारी कितनी है, 213192, पक्की बात है। तो अब हमने कहा सर 213192 में से आज 1 साल गुजर गया, 1 साल का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना। एंट्री बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू कितने से 1,10,000। अच्छा सर, इस 1,10,000 को माइनस करने के बाद मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिमेनिंग कितनी है 213192 माइनस 1,10,000 103,192, ऐसा ही है सर 103,192। ये आज मेरे पास पड़े में एडवांस में, सही है। अब ईयर 2 पे आया, क्या इस पे भी मुझे 1 साल गुजर गया है? तो क्या इसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनता है? बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 103 मल्टीप्लाई बाई 596%, 6807। अब आपने कहा 6808 कर लूं, क्योंकि सर 1 रुपया शॉर्ट पड़ जाएगा फिर। चले सर आगे आते हैं। अब हमने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 103,192 की थी, 6807 6808 कर लें तो ये बन गई टोटल 1 लाख। तो अब ईयर 2 के एंड पे एक और एंट्री बनाएंगे। तो सर ये देखें नॉशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंटरेस्ट जो आपको पे, जिसका आप डेबिट ले रहे होते हो तो सेम उसका एक क्रेडिट भी आ जाता है। देखें ना 2 साल जितने का आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, पहले साल कितने का रिकॉर्ड किया और दूसरे साल, दोनों को टोटल करोगे 20,000 बना। तो आपने 20,000 का रेवेन्यू भी तो रिकॉर्ड कर लिया है ना। देखें ना रेवेन्यू आपको मिले पैसे थे 2 लाख, आपने रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड किया 1,10 और 1,10 तो 20 का, है ना सर। तो ये नॉशनल इंटरेस्ट होता है, एडवांस केस है। बेटा 213192 आया ना, हमने कहा ये 2 लाख प्लस 13192। अब इसका भी एक शरारती सवाल दे दूं, कॉपी करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को रिप्ले लगना चाहिए, नहीं? यार पिक्चर दे दें, इंक भर दे यार। सर सवाल में अगर ऑप्शन 2 होता ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता, वो हमें बताता कि नॉर्मल केस में प्राइस कितनी होती है। सही है सर, आई कि इतना भी जालिम नहीं है। सवाल ही गलत हो जाता ना फिर। क्या कहते हैं,
बढ़ूं क्या आगे? सर अगर नोशनल इंटरेस्ट हम पे भी नहीं, बेटा सवाल है नोशनल इंटरेस्ट पे नहीं करता तो रिकॉर्ड क्यों करते हैं? इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि रेवेन्यू एक 10 पे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। पैसे 2 लाख आए तो 2 लाख के को जो है 2,20,000 का रेवेन्यू कैसे बना है, उसके लिए नोशनल इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड रिकॉर्ड करवाता है। कॉन्सेप्ट ये देता है कि भैया तुम्हारे पास 2 लाख एडवांस में आ गए तो तुमने कुछ ना कुछ उससे फायदा कमा लिया होगा। जिन्होंने ये सवाल कर लिया वो पेज नंबर 31 पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने ये कॉपी कर लिया। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर नहीं बेटा, इंटरेस्ट तो देखें तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब हमें पैसे बाद में मिलने होते हैं। आज हमने कहा 2 मिल चुके हैं, लेकिन रेवेन्यू मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करवाना है आसान। तो मार्केट वैल्यू का रेवेन्यू 1,10 है तो उसी पे होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पैसे एडवांस में नहीं भी मिलते और साल के साल मिलते तो 1,10 ही होता। चले सर जल्दी। और एक दोस्त ने निकाले, आज वो एसएससीपी का असिस्टेंट डायरेक्टर है। कैफ के नहीं, उसका एक लैब्स मॉड्यूल सी में उसका लैब्स आ गया था। क्वेश्चन नंबर 13। काफी सवाल कर तू जिंदगी में अभी। क्वेश्चन नंबर 13 कर ले। डन या डस्टेड?
गया। हो गया। हो गया है। पूरे 2 साल की एंट्री चाहिए, पूरे 2 साल की एंट्रीज चाहिए। एक भाई क्या दोनों सालों 500-500 का तो इंटरेस्ट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? एक आदमी कह रहा है पहले साल का इंटरेस्ट 472 है, दूसरे साल का 527 है। सही है, दोनों सालों का 500 आ जाएगा, है ना? पहले साल का 472 आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं 500 आ रहा है? 500 वाले बताएं सब। कितने लोग कह रहे हैं 472 है? 472 वाले बताएं। कितने लोग कह रहे हैं 500 आएगा एक साल का? जो लोग कह रहे हैं 500, फिर पता है उनके क्यूटी के टीचर को कहना चाहिए मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की धज्जियां उड़ा दी आपने। सर नॉर्मल यार 5s = 2p × 1 + i की पावर, ये यूज करते हुए आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5000 = 4000 × 1 + i की पावर 2, तो i कितना आई? चले सर आ जाएं। ईयर 0, ईयर 1, बैंक डेबिट रिसीवेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने से? 4000 × 11.472, और हमने कहा ईयर 2 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4000 + 472 मल्टीप्लाई बाय 11.528 कर लूं। फिर एंट्री बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने से? 5000। क्लियर है सर? देखो अब MFA में आने के बाद ना ये इस तरीके से रेट निकालना और ये सब वो करेगा, क्योंकि वो क्या अज्यूम कर रहा है 31 आ जाए सर। तो सर क्या हम यहां तक क्लियर है? ये हमने कौन सी शरारत की? वेरी उसके अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस की चौथी शरारत, वेरिएबल कंसीडरेशन, वेरिएबल ट्रांजैक्शन प्राइस कह लें या कंसीडरेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस कंसीडरेशन। कल मिलेगा इंशाल्लाह। आज मुझे रिपोर्ट मिलेगी, बस ये बताएं 46.5 हाईएस्ट है 65 में से, ये नहीं 65 में से 46.5 हाईएस्ट है और
2.5 लोवेस्ट। ये कॉपी करते जाएं। जी एसी चला दूं, बंद कर दूं, गर्मी हो जाएगी। चले सर अब आगे आते। सर नमाज ब्रेक 5 बजे अभी। सर आगे आते और सबकी तवज्जो इधर मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबकी तवज्जो इधर। मैंने घंटी बजाई, हाँ एसी का टेम्परेचर बढ़ाना सही। वेरिएबल ट्रांजैक्शन प्राइस और कंसीडरेशन। सर हमने कहा इसमें दो केसेस होंगे, मोस्ट लाइकली और यूजुअली बाय डिफॉल्ट। यही होता है आपके लेवल पे। मैं साहब मैं आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड कहता है भाई देखो, बाज मर्तबा जो है ना, जो पैसे आपको मिलने वाले होते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते, वो होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किया है, खास तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर डेडलाइंस हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई बिल्डर कहता है कि मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा नॉर्मल हालात में। अगर आपने सपोज करो किचन बनाना है बिल्डर के किसी अपार्टमेंट का, सही है, उसने कहा मैं आपको मजदूरी दूंगा कितनी, ₹1,00,000, लेकिन अगर आपने 1 मंथ में काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है ना सर, कितने महीनों में। लेकिन अगर आपने 1 महीने से ज्यादा लगाया तो मैं आपको दूंगा 90,000, अगर आपने 2nd मंथ में काम कंप्लीट किया। सही है। अब आपने कहा किचन बनाना है, कोशिश करूंगा 1 महीने में काम हो जाए, हो सकता है कि 1 महीने से ज्यादा लगे, लेकिन कोशिश। स्टैंडर्ड कहता है खामोशी, स्टैंडर्ड कहता है कि भैया तुम्हें यहां पे पास्ट एक्सपीरियंस यूज करना है। क्या यूज करना है? पास्ट। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या तुम 1 महीने में काम कंप्लीट कर लोगे? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कर लोगे तो 1,00,000। तुम्हें लगता है नहीं यार 1 महीने में काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो किस पे? यहां पर हमने कहा मोस्ट लाइकली में यूज करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। सही है सर। दूसरे उस पे आते हैं हम, एक्सपेक्टेड। हमने कहा इसको यूज व्हेन मोर आइटम्स कर लो, या आइटम्स की जगह लिख लो आउटकम्स। 1 से ज्यादा क्या होने चाहिए? आउटकम। सुनना, अब 1 से ज्यादा आउटकम का मतलब क्या है? सबकी तवज्जो इधर। सर एक हमने कहा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का है, बिल्डर ने कहा मैं आपको 1 मिलियन दूंगा 3 इयर्स। सही है। फिर उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए हुए। उसने कहा कि अगर तुमने 2.5 साल में कर दिया तो 1.2 मिलियन दूंगा। अगर उसने तुम्हें तो कहा तुमने 3.5 साल में किया तो 0.8 दूंगा। अगर तुमने 4 साल लगा दिए पूरा करने में तो 0.7 दूंगा। सही है सर। अब आपने कहा यहाँ पर आउटकम्स क्या है?
यूजुअली जहां पर लेस आउटकम होते हैं हम क्या यूज करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जब आउटकम्स ज्यादा हो, ज्यादा क्लैरिटी ना है, तो क्या यूज करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या होती है सर? प्रोबेबिलिटी। हम निकालेंगे अच्छा भाई जो है 2.5 साल में कंप्लीट करने के चांसेस कितने हैं, 3 साल में कितने हैं, सही है, उसकी बेसिस पर पहले हम किसकी तरफ आएंगे? मोस्ट लाइकली वाले केस पे। तो चलें सर अब आ जाएंगे पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे कह रहा है ये शख्स हमसे चिल्ला चिल्ला के, क्वेश्चन नंबर 14 में, पेनल्टी गिव्स राइज टू वेरिएबल ऑन 1 नवंबर 2018 एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ contract with a customer to build an asset for rupees 1 million. In addition, the terms of the contract includes a penalty of rupees 1 lakh if the construction is not completed within 3 months from the date of contract. 1 नवंबर को काम दिया और उसने कहा कि अगर जो है तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में तो 1 लाख। बाय द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 contract is completed and the entity expects that the construction will not be completed by 31. However, construction is completed on 28 जनवरी 2019। अब इस सवाल में थोड़ी शरारतें मैंने डाली है। सर देखें 31 दिसंबर को कोई मुझसे पूछता तो मैंने क्या कहा कि भैया मुझे पेनल्टी आएगी तो मेरा रेवेन्यू होगा 9 लाख, है ना। लेकिन काम कब कंप्लीट हो गया? अब ये देखो मैं इसको थोड़ा सा अप लेवल कर रहा हूँ। रीजन बीइंग क्या, शायद FAR 1 में हमने ये एग्जांपल नहीं करवाई होगी मैंने। क्यों, वजह क्या थी सर? इसलिए कि उस टाइम पे, अब इसको पता है FAR 2 में है बच्चे, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो उसने कहा है जी अब देखते हैं, कॉपी कोई नहीं करेगा। सर याद रखिएगा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं अंदाजा। क्या कहते हैं? अंदाजा बदलता रहता है ना सर। आपने एक चीज का अंदाजा किया, उसको चेंज हो गया, कोई मसला नहीं यहाँ पर भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे? देखें कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ? 1 नवंबर को हुआ। कॉपी कोई नहीं करेगा, आप सब बोर्ड पे देखेंगे। 1 नवंबर को उसने कहा 3 महीने में काम कंप्लीट कर लोगे तो लगता है आप हो जाएगा। अब हमने कहा यार हमने 60% काम कंप्लीट किया 31 दिसंबर तक, हमें नहीं लगता कि हम इसको कंप्लीट। तो अब हमने कहा रेवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए? अगर मैं 31 दिसंबर को खड़ा हुआ सोच रहा हूं 1 मिलियन मिलना था -1 लाख, तो रेवेन्यू कितना था? 9 लाख। मानते हो? टोटल मुझे क्या लग रहा था मैं कितना कमाऊंगा? 9 लाख, ऐसा ही है। तो अब हमने कल, और इसका आज की डेट पे कंप्लीट कितना है? कंप्लीट हुआ है 60%। तो आज की डेट में मैं क्या एंट्री बनाऊंगा डाफे? रिसीवेबल डेबिट 5 लाख, ठीक है। हमने कहा कि भैया रेवेन्यू बनता कितना है? 9 लाख। आज की डेट पे रिसीवेबल रेवेन्यू। अब आगे आते हैं, ये चेंज इन एस्टिमेट हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन, ये आपके सिलेबस में है क्योंकि वो हो सकता है अज्यूम करे। अब हम आए कब? 28 जनवरी, ऐसा ही है। अब आपका रेवेन्यू कितना हो गया? क्या अब आपने 28 जनवरी को काम कंप्लीट कर दिया ना भाई, तो 3 महीने के अंदर कर दिया, तो अब तुम्हें 1 मिलियन मिलेंगे या 9 लाख? अब आपने कहा रेवेन्यू आपका टोटल है 1 मिलियन, मानते हो? अब सुनना, रिकॉग्नाइज्ड टिल 31 दिसंबर कितना था? 5,40,000। तो आपने कहा जनवरी में कितना रिकॉग्नाइज करोगे? 4,60,000। सही है सर।
तो मुझे बताओ जनवरी की एंट्री क्या पास करोगे? रिसीवेबल डेबिट कितने से? सही है सर। तो हमने कहा ये अंदाजा है, आपने ईयर एंड तक सोचा 9 लाख मिलेंगे, बाद में पता चल रहा है कितने मिलेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है, जो इजाफी है वो अगले साल रिकॉर्ड। ये ऐसे ही है जैसे कि डेप्रिसिएशन, लाइफ चेंज करते हो, आगे वाले सालों में एडजस्ट कर दो लाइफ, अगर तुम्हें पता चला बाद में बढ़ गई, पीछे वालों को जाने दो। ये भी यही हर स्टैंडर्ड कह रहा है, चाहे वो IAS 12 हो चाहे ये हो, कि पास्ट इज हिस्ट्री। राफे जी राफे। क्योंकि हमें 31 दिसंबर को लग रहा था ना हमें 9 लाख ही मिलेंगे, हम जनवरी के बाद करेंगे। 31 दिसंबर को खड़ा हुआ था। आज तुझे लग रहा है कि 7 में से 5 पेपर पास होंगे, तूने तो अगले साल रमजान में रखा हुआ है कि 2 पेपर कैसे पढ़ेगा, लेकिन 7 निकल गए। तो ICAP को ये थोड़ी बोलेगा नहीं भाई पहले तो मैंने सोचा नहीं था 5 ही निकला। जो हो गया सो, आपको 9 लाख लगता था, आपने उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, बाद में रेवेन्यू बढ़ गया। नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना, यही तो एस्टीमेट चेंज है। आगे दौड़ पीछे छोड़। नहीं सर, पेनल्टी का पेबल नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले। देखिए हमें वादा हुआ था 1 मिलियन, लेकिन 3 महीने में कर दोगे। हमने कहा यार हमें लगता था कि हम 31 दिसंबर को 2 महीने गुजर चुके थे, 3 महीने में पूरा रेवेन्यू 9 लाख का ही, हमने कहा हमें 9 लाख ही मिलेंगे, तो हमने पेनल्टी का पेबल रिकॉर्ड करना ही नहीं। रेवेन्यू कितना है, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी हो गई, 60% कंप्लीट था। रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, फिर हमें बाद में पता चला 28 जनवरी को अब हमने कंप्लीट कर दिया, अब कितने मिलेंगे, 1 मिलियन। 1 मिलियन में से आपने कहा 31 दिसंबर तक 540 रिकॉर्ड कर चुका हूं, जनवरी में कितना है 460। चलें सर आ जाएं। एक छोटी सी एग्जांपल और, जिसमें सिर्फ मुझे आपसे पढ़नी है, ट्रांजैक्शन प्राइस पूछनी है, फिर बढ़ेंगे आगे। चले सर पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे। खामोशी। पेज नंबर 5, वेरिएबल कंसीडरेशन। पेज नंबर 5, नॉटीनेस इन स्टेप 3 ट्रांजैक्शन। Variable Fathman co enters into a contract to build oil rig for 1 lakh. If oil rig not completed on time, there will be a penalty of 20,000. In past 90% time, Fathman has completed on how much transaction price? Transaction price कितनी होगी? 1 लाख था और इसने कहा अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो 20,000। तो हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस यहाँ पे कितनी होगी, 1 लाख। क्योंकि 90% पास्ट एक्सपीरियंस आपका बता रहा है कि आपने काम किस पे कंप्लीट किया है, टाइम पे। आए सर MCQ नंबर 34 पे आएंगे। MCQ नंबर 34, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, MCQ 34। A company enters into a construction contract to build a warehouse for a customer. The agreed price is rupees 20 million and the specified completion date is 31
October. However, contract provides that company should receive an incentive payment of a further 2.5 million if the warehouse is completed before 30 June 2020. Similarly, the price will be reduced by if the warehouse is not completed until 31 December 2020. अगर हमने कहा सर ये वेयरहाउस कंप्लीट हो गया कब 30 जून तक तो आपको मिलेंगे इतने का इंसेंटिव और बाकी इतना है, फिर कह रहा है कंपनी एस्टिमेट्स दैट देयर इज अ 15% probability that the warehouse will be completed before 30 June 2020 and 80% probability that it will be completed by 31 October 2020 and a 5% probability that it will not be completed until What is the expected value? मैं चाहूंगा पहले आप सब इसको पढ़ें एक दफा। अब सर देखें यहां पर क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहां पर हमने कहा आउटकम्स 1-2 नहीं ज्यादा है, ऐसा ही है ना सर? तो इसको एक दफा फिर से पढ़ें। और फिर इसके आगे लिख भी लें, यूज वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड MCQ 34 का रेफरेंस डाल दें और इसके साथ डाल दें क्वेश्चन 14 का, ताकि आपको याद रहे। चले सर, अब इसने हमें कहा, सबकी तवज्जो इधर, इसने हमें कहा कि बताएं एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। अब सर हमने कहा 31 अक्टूबर तो काम कंप्लीट कर लिया, तो कितने पैसे हैं? 20 मिलियन है ना सर? और हमने कहा अगर 30 जून तक किया तो हमने कहा 20 में 2.5 प्लस हो गया तो 22. और मुझे बताएं, हमने कहा अगर 31 दिसंबर कर दिया ऐसा, तो हमने कहा 31 दिसंबर कर दिया तो कितने मिलेंगे? अब आपने कहा सर ये 3 है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कर दे परसेंटेजेस से, है ना सर? अब हम आगे आते हैं, हमने कहा परसेंटेजेस कितनी है? हमने कहा सर इसकी परसेंटेजेस हैं 20 मिलियन 80%, ऐसा ही है? मल्टीप्लाई बाई 80% कितना होगा? 16 मिलियन। 22.5 का कितना चांस है? 3.75 और 0.9, टोटल आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी? 20. सही जवाब क्या है? बीटा। सही जवाब क्या है? बीटा। क्या हम क्लियर है? चलें सर आगे बढ़ेंगे, ये कॉपी कर लें। गलत बातें नहीं किया करें सर, ख्याल रखा करें कि आप जैसे अपनी फैमिली में कोई गलत बात नहीं कर सकते, वैसे भी क्लास भी इज लाइक अ फैमिली। सही है सर? तो आप लोगों ने ख्याल रखना है चीजों का सर। चले सर बढ़ो आगे, ये मिटाऊं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 30। आसान है सर? कितने लोगों को लग रहा है कि IFRS 15 आसान है?
हम पता नहीं क्यों मुश्किल समझते हैं इसको। सबसे मुश्किल टॉपिक मेरे हिसाब से 1037 है। अगर 1037 क्यों है कि बच्चा उसमें जज्बात का इजहार, लेकिन अगर आपने समझ लिया, जैसा मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे टेढ़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट्स बहुत है ना सर, और जहां जहां जजमेंट लेनी होती है आपकी। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे कह दिया मैं भी जजमेंट लेने की पोजीशन में नहीं। मैंने कहा जजमेंट लेने की कौन सी पोजीशन होती है भाई? आपको जजमेंट लेनी है या तो, और एक और सीए ने मुझे एक दफा मशवरा कहा था, a wrong decision is better than no decision or delayed decision। टाइम पे डिसीजन, एक बंदे को मैं जानता हूं, उसको कैफ में 11 साल हो गए, उसकी एज मुझसे ज्यादा है। उसको मैंने एक दफा मोहब्बत से मैंने कहा कि भाई तू देख सही है, और उसके बाद कैफ के पेपर बेचारे के 2 ही पास हैं अभी, मतलब एक और आईए भी पास था, वो एग्जाम कर दिया आईके ने, समझ रहे हैं? अब आप सोचें उस बंदे को मैंने बड़ी मुश्किल। अच्छा, उसके साथ एक मसला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के साथ एक मसला होता है। उसके साथ मसला ये, अच्छा उसके पास भी 2 ही है, FAR 1 और FAR 2, तो उसके अब तक, बट वो बंदा कराची के हर इंस्टीट्यूट जा चुका है, सारे, कोई भी उसने नहीं छोड़ा। अच्छा उसके साथ पता है मसला क्या है? मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा देख अब तेरे पास इतना टाइम है, और मैंने बताया तेरा मसला क्या है। मैंने कहा यार तुझे ना फॉर एग्जांपल लॉ पढ़ना है या तुझे टैक्स पढ़ना है, तू उस टैक्स के लिए या तू उस लॉ के लिए पूरे पाकिस्तान के टीचर्स के नोट्स उठाता है, उनको पढ़ता है, सिर्फ इस चक्कर में कि किसी टीचर ने कोई बात कम लिखी हो तो मैं उसके नोट से अपने आप को मतलब वो चीज दूसरे के नोट से पकड़ के ऐड कर लूं। मैंने कहा देख तू ऐसा ही करते है। उसने कहा हाँ सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा देख तूने जिंदगी में 2 गलतियां की। पहली गलती, तुझे सीए के साथ साथ कुछ और शुरू कर देना चाहिए था। भाई एक टाइम होता है, और आईकेप ने अभी जो एक काम किया ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ऐसे कितने कैरियर तबाह होने से बच जाएंगे। भाई हर आदमी सीए के लिए नहीं होता, कुछ लोग होते हैं कि जो बिजनेस करके सीए को अपने पास एम्प्लॉय करें, सही है। तो मैंने उसको कहा कि भाई देख तूने 11 साल लगा, सिर्फ मुझे पता है और तुझे पता है। अच्छा वो भी मुझे कैसे पता चला? मुझे उसका FTS कार्ड हाथ में आ गया। फिर मैंने कहा भाई देख तूने, फिर मुझे कहता है मैं LLB कर लूं। मैंने कहा भाई तू पागल हुआ है। मैंने कहा अपनी फील्ड से ACCA कर ले। मैंने कहा इसी में भी लेट पड़। मैंने कहा तू CA भी। अच्छा अब उसका मुझे पता है डर किया है, और सच्ची में मैं बस अल्लाह का एहसान है, डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ ऐसे डिफरेंट बच्चों से कनेक्ट हूँ, और अल्लाह का एहसान है कि मैंने ऐसे बच्चों को, जो बच्चे, कुछ बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए थे उनको उससे निकलवाया है, कुछ बच्चों के साथ कुछ और मसाइल थे वो सब अल्लाह ने करवाया है। तो मैंने उसको भाइयों की तरह समझाया। मैंने कहा देख CA इज नॉट फाइनल। मुझे पता है उससे एक डर है, उसने CA को ना जुनून बनाया हुआ है, और सबसे बड़ा उसका मसला पता है क्या है? और ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा, उसका बाप उसको डेली बेस पे जलील करता है। बोलता है मैं खानदान के फंक्शंस में नहीं जाता हूँ सर, मेरा बाप मुझे ना सबके सामने कह देता है नाकारा आदमी है, ये यूजलेस है, सही है, इसकी उम्र इतनी हो गई है और ये अभी कुछ भी इससे। और अब उसको उसने CA में जुनून, मुझे पता है डर इस बात का है कि खुदा ना खास्ता अभी उसके 6 पेपर बाकी हैं, उसके बस 3 साल बाकी हैं। मुझे डर है इसका, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गया ना CA से, ये खुदकुशी कर लेगा, सही है। तो इसीलिए अब आजकल मैं उसको जरा भाई समझा रहा हूँ प्यार से, मैं कह रहा हूँ भाई तू ACCA शुरू तो कर। मैंने कहा देख CA सही है, लेकिन मैंने कहा एक जुनून सही है, लेकिन साथ साथ लेकिन कुछ और तेरे पास होना चाहिए, सही है। तो पॉइंट क्या है? ये डिसीजन मेकिंग। उसको किस बोलते सर मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया इससे पहले कभी के जो है। और दूसरी बात, एक चीज सर आपकी जिंदगी में मैं आपको बता दूं, आजकल नौजवान नस्ल, तो आपकी जिंदगी में ना अगर फैमिली से सपोर्ट ना मिले, कोई ऐसा हो जो कि आपकी बात सुने, सपोर्ट करे, उस वो बेचारा इस स्टेज पे CA को उसने जुनून बनाया कि उसने दिमाग में बाप को कुछ करके बताना है, सही है। मैंने कहा भाई उस चक्कर में तू मजीद टाइम 11 साल अब सोचे CA में,
11। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 3 साल में सीए शुरू करके खत्म करके पेपर निकाल लिया, आर्टिकल्स चल रही थी। सही है सर? कितने टाइम में? 2 अटेम्प्ट में कैफ, जब कैफ के भी कितने पेपर होते थे? 9। सही है सर? एफसी के बाद फास्ट ट्रैक के अंदर 3 पेपर या 2 पेपर, फिर 2 एग्जाम हो गए, एफसी दिया और उसके बाद उन जवानों ने फर्म 1 साल में फर्म, 1.5 साल में पहली अटेम्प्ट पास, 2 साल में दूसरी अटेम्प्ट पास। और ऐसे बंदों को भी जानता हूं सर जिन्होंने सीए में 10-10 साल लगा दिए, लेकिन जिसने 10 साल लगा लिए ना वो आज माशाल्लाह बहुत आगे, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला इतना आगे, गोल्ड मेडलिस्ट। जरूरी नहीं, मैंने उसको एग्जांपल दी, मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, उसकी माशाल्लाह शारा एफएसएल पे फर्म है, शायद इस वक्त हम जितने भी थे ना उन सब में सबसे ज्यादा माशाल्लाह वो कमा रहा है। मैंने कहा उसकी फर्म का किराया मैंने सुना 5.5 लाख महीना, सिर्फ फर्म का जगह का किराया वो बंदा दे सकता है सारों को। यकीन माने सीए क्वालिफाई नहीं है, फाइनलिस्ट है। आर्टिकल्स कहां से? अवैस हैदर से। सही है सर? कहां से? अवैस हैदर से। नहीं, उसने फर्म खोली हुई है भाई, उसने सिर्फ जरूरी थोड़ी ऑडिट का काम होता है, मार्केट में और भी काम है। तो मैंने कहा देख, अगर ये बंदा रोता रहता ना कि मैं बाप को करके, तो मैंने कहा उसने भाई पेपर जैसे तैसे करके निकाले, फर्म खोली, उसने कहा मुझे बोला यार मुझे क्वालिफाई होकर क्या करना है, मेरा माशाल्लाह काम तो सही है, लेकिन एक अपने आप को डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरी बात, वो जो सबसे बड़ी पॉइंट है, वो जो गलती क्या करता है, सारे नोट्स से पढ़ना शुरू। मैं हमारे बच्चे में ये सबसे बुरी बहुत बड़ी गलती है, खास तौर पे वो थ्योरी में करता है कि वो डिफरेंट नोट्स जमा करता रहता है। क्यों? मैं सच बताऊं, मैं बच्चों को टेक्स्ट में कहता हूं सिर्फ एक बुक पढ़ लो, तुम्हारे लिए काफी है, दैट इज केपी वाला। वो केपी सही है, पेटी वाला सही है, और साथ में स्टडी टेक्स्ट जरूर देख लो, एक दफा घुमा लो बस। भाई एक आध चीज अगर उसमें नहीं है, तुम्हारे टीचर किसी से भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर एक आध चीज नहीं है तो सही है, उस एक आध चीज से तेरा पेपर, बजाय इसके कि तू जिंदगी के इतने घंटे किस पर लगाए। तो ये जो आजकल है ना कि फलाने भी नोट्स हैं, ये हैं, वो कोई भी एक बुक लो, हाँ स्टडी टेक्स्ट से उसको रेफरेंस। देखो मैं थ्योरी में स्टडी टेक्स्ट को इतना सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि स्टडी टेक्स्ट में सबसे बड़ा मसला है कि उसमें चीजें लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। एक चीज उस चीज की यहां पर है तो दूसरी चीज चैप्टर नंबर 4 में होगी। टीचर जो अपने नोट्स देता है ना उसमें सारी चीजें एक जगह डाल देता है, तो लेकिन स्टडी टेक्स्ट को घुमाना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नोट्स पे सही है सर। तो अब हम आएंगे अगली चीज, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। अब आते हैं सर, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, सेल्स विद राइट टू रिटर्न। अब ये क्या चीजें आए इसको पढ़ते हैं, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। रिफंड लायबिलिटी किसी को याद है क्या होती है? सेल्स विद राइट टू रिटर्न, हम उसको कहते हैं भैया तेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम है तो उसमें चाहे तो खरीदा हुआ माल वापसी दे सकता है। सेल्स विद राइट टू रिटर्न। कस्टमर
Yes, within a specified time. असल में घर वाले इसलिए जलील करते हैं क्योंकि खानदान में जो है ना, या तो कोई सीए होता नहीं है, या होता है तो वो दरिंदा बहुत तेज होता है, जल्दी निकाल देता है। किसी के अब्बा अब्बा ज्यादा सुनाते हो ना, मेरे से एक दफा बात करा देना, मैं अब्बा को सही कर दूंगा। कितने लोग हैं जिनको घर से पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, ये कॉपी करते जाओ साथ, मतलब घर से पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, पास हो फेल हो अपनी जिंदगी, मतलब कितने लोग कोई मसला ही नहीं। सीए का पता है, मैं सच बताऊं, मुझे भी घर से जब तक मैंने पढ़ा था, घर वालों को कोई पता ही नहीं था कि यार ये पास हो फेल हो, सही है। तो सर ये एक बहुत बड़ी, और दूसरी बात, मेरी अम्मा को ये बात पता थी कि ये खामोशी, मेरी अम्मा को ये बात पता थी, अब्बा को पता था कि कुछ ना कुछ तो शायद ये पढ़ ही लेगा। अम्मा को ये बात पता थी कि ये एंड में पढ़ता है और एंड में ही पढ़ेगा, ये कुछ भी कह दो शुरू से। तो कभी घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ये जरूर है कि मेरी अम्मा एक बात जरूर कहती थी कि जो है जब भी रिजल्ट आया और फेल हुआ, खास तौर पर सीए फाइनल में, ऑडिट में, तो अम्मा ने कहा कि बेटा शुरू से पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं कहता नहीं, मैंने कहा देखिए पढ़ूंगा एंड में ही, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये स्मार्ट स्टडी बचपन से शौक था। आपको भी यही सिखाता हूँ, ये सीए में लोगों ने पढ़ो लेकिन क्या करो, स्मार्ट स्टडी। मैं आपको सच बताऊं, सीए फाइनल के ऑडिट में सब बच्चे स्टैंडर्ड पढ़ते थे, मैं स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता था। अच्छा मैंने सर साजिद से पढ़ा नहीं था, लेकिन सर साजिद उस टाइम मैंने सर साजिद से जो ना कैफ की समरी सर साजिद वाली ले ली थी कहीं से, स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं, इधर उधर पीडब्ल्यू की वेबसाइट इधर से मैंने समरीज निकाली, मैंने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। मैंने कहा यार ऑडिट करते यही है। अब तुम सोचो 3 अटेम्प्ट थी स्टैंडर्ड, एक दफा भी, चौथी दफा में मुझे याद है कि चौथी अटेम्प्ट का पेपर देने जा रहा था, मैं था और मेरा एक बचपन का सीए के बचपन का दोस्त था, फर्म का बल्कि दोस्त था, वही सीसीए से आया था। उसने कहा यार चौथी अटेम्प्ट है कल हम दोनों की, वो अबू धाबी जा चुका था। मैंने कहा हाँ जलील क्यों कर रहा है? उसने कहा ईमानदारी से बता स्टैंडर्ड खोले। मैंने कहा नहीं, उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार कितने डूब मरने का मकाम है, चौथी अटेम्प्ट दे रहे, एक दफा हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, मतलब लोगों के हाईलाइटेड होते थे, हमारे पास तो अक्सर पेपर में होते ही नहीं थे, होता भी तो एक आध बुक। तो वहां से उस दोस्त का एक सवाल, जब एक मैसेज आया ना, उसने मुझे एकदम मोटिवेट कर दिया। उसने कहा यार टेंशन ना ले, शेर लोग ऐसे ही होते हैं। और चौथी अटेम्प्ट दी, दोनों का पेपर निकल गया। लेकिन पॉइंट क्या था, मुझे पता था मेरी गलती क्या है, ड्राफ्टिंग। उसको भी यही पता था कि हम ड्राफ्टिंग की गलती कर रहे थे। तो याद रखो एक चीज, थ्योरी के पेपर में ड्राफ्टिंग आईकेप की जरूर खोलो, टीचर जितना भी मना करे। रिसेंट अटेम्प्ट की आईकेप की ड्राफ्टिंग खोल के देखो कि वो किस तरीके से आंसर दे रहा है। चले सर, हमने कहा सेल्स विद अ राइट टू
भाई कुछ बिजनेसेस में होता है कि माल पसंद ना आए तो वापस दे देना। अब स्टैंडर्ड ने कहा इसमें दो केसेस हो सकते। एक हमने कहा एक्सपीरियंस है तुम्हारा पास्ट, तुम काम करते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई 100 चीजें बेचते सिर्फ 2 लोग वापस, ये वाला केस है। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली फॉर दोज गुड्स नॉट एक्सपेक्टेड टू बी। दूसरा वाला केस हमने कहा कि सर प्रोडक्ट या आपका बिजनेस ही, भाई देखिए एक तो बिजनेस नया है तो आपको पता ही नहीं वापस कितने आएंगे, दूसरा बिजनेस तो पुराना है लेकिन आपने कुछ नया लॉन्च किया है, नई प्रोडक्ट निकाली है, अब आपको नहीं पता कि नई प्रोडक्ट है लोगों को कितनी पसंद आए, तो रूल क्या है? डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टिल रिटर्न पीरियड इज, पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा पता है 15 एंड वाला है, फिर पेज नंबर, भाई तू जाना यार, पेज नंबर 32 सही है सर। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन सिमिलर टू IFRS 15 एग्जांपल। सर देखिए आईएएस की एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे आप गुमराह हो जाएंगे, उसके अंदर अल्फाज इस तरीके से हैं कि समझना आसान, इसीलिए आईएएस की एग्जांपल्स के जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमने डाले हुए। On 1 January 2014 vendor or retailer sells 100 identical goods to different customers at a sale price of ₹100, total 10,000, cost of each good is ₹60. Customers have a right to return the good for a period of 30 days from the original purchase price in return for a full refund। ठीक है जी। Based on substantial historic experience and on future, the vendor estimates their 3 of the goods will be, the amount and quality of evidence available means that the vendor is able to conclude that it is highly probable that there will be not be a significant reversal of, if it recognize revenue attributable to the 97 goods, that it does not expect it to be journalize the। इसको सबने गौर से पढ़ना है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करूंगा, सबने गौर से पढ़ना है बच्चा। चले सर सबकी तवज्जो इधर, सवाल में हो क्या रहा है, हमने गुड्स बेचे कितने 100, हमने कहा भैया माल पसंद नहीं आए तो कितने दिनों में वापसी, और 97% चांसेस है, और 97 को हमें पता है एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न, और बाकी 3 हो जाएंगे। तो हमने कहा आज हम क्या करें, अब सबकी तवज्जो इधर, हमने कहा सर देखें क्वेश्चन नंबर 15, आज सूदी इदारे में कितने पैसे आए, बैंक डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, और एक को नाम देंगे रिफंड। अब ये रिफंड लाइबिलिटी क्या चीज है, जो हमें लगता है हमें गुड्स वापस आएंगे उनके पैसे देने। आज टोटल बैंक में कितने आए, एक गुड कितने का है, 100 रुपए का, तो 97 इंटू 100 कितना हुआ, 97 100, ये हमें डे 0 पे या डे 1 पे है ना। और हमने कहा रिफंड लाइबिलिटी, सर मुझे बताएं कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करनी चाहिए, यस सर रेवेन्यू है, तो क्या मेरे पास से आज पूरे 100 गुड्स गए, इन्वेंट्री क्रेडिट की 60 इंटू 100 कितने हुए, 6000, पक्की बात है। कॉस्ट ऑफ कितने से 97 इंटू 58, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। और हमने कहा एसेट टू रिकवर, सर देखें जिन 3 का मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो उन 3 की मैचिंग प्रिंसिपल कहता है आपको कॉस्ट भी रिकॉर्ड
तो सर मैंने कहा इन्वेंट्री तो आज चली गई, तो इन्वेंट्री क्रेडिट करो, कॉस्ट 97 की, बाकी 3 का क्या करो? 100। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, ना ऑनलाइन ना फिजिकल। सर अब इसके मैं 3 केसेस बनाऊंगा आगे। कितने केसेस? केस ए, सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है बट बनाऊंगा। केस ए, टोटल 3 गुड्स रिटर्न। कितने गुड्स रिटर्न हुए? 3 गुड्स रिटर्न। केस बी, केस बी पे आया, हमने कहा टोटल 5 गुड्स रिटर्न। कितने गुड्स? 5 गुड्स रिटर्न। और मैंने कहा सर इसका तीसरा केस बनाऊंगा, 1 गुड कर लेते हैं ना। हाँ, एसेट टू रिकवर को राइट टू रिकवर भी कह सकते हैं, राइट टू आपको रिकवर करना है, कह सकते हो। देखो राइट टू रिटर्न है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, हमारा तो एसेट टू रिकवर होगा या राइट टू रिकवर होगा? रिकवर का वर्ड ज्यादा अच्छा है। चले सर, केस सी 1 गुड रिटर्न है ना। चले सर, अब हमने कहा ये 3 केसेस है। पहले केस पे आता हूं। हमने कहा, हमने सोचा था 3 रिटर्न होंगे और हुए भी कितने? 3। क्या एंट्री बनाऊंगा? रिफंड लाइबिलिटी डेबिट और सूदी दारा 300। और हमने कहा एसेट टू रिकवर क्रेडिट इन्वेंटरी। भाई गुड्स वापस आ गए ना 180। जितने का तुमने रिकॉर्ड किया था, ऐसा ही है, 60 रुपए के हिसाब से किया था ना। सही है सर, क्लियर है हम? सर आए, ये तो इजी था। टोटल कितने गुड्स रिटर्न हुए? तुमने सोचे कितने थे? अब सुनना सर, बैंक से कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5 × 100 है ना, 500। रिफंड लाइबिलिटी कितनी थी? रिफंड लाइबिलिटी थी 300। ये हम सारे एंट्रीज बना रहे हैं 30 दिन में। बाकी से रेवेन्यू कम कर दिया हमने कहा भैया कोई मसला नहीं, चेंज इन अंदाजा गलत हो गया, अंदाजा गलत हो गया। सही है सर। फिर आगे आएंगे, फिर हमने कहा अगली चीज, हमने कहा इन्वेंट्री 5 गुड्स वापस आ गए, ऐसा ही है। 5 × 60 कितना हुआ? पक्की बात है। फिर हमने कहा एसेट टू रिकवर कितने से होगा? एसेट टू रिकवर होगा 180। 120 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या P&L, ऐसा ही है। केस 3 पे आता हूं, कितने गुड्स रिटर्न हुए? सिर्फ 1। अब क्या करेंगे? रिफंड लाइबिलिटी पूरे से कम होगी। रिफंड लाइबिलिटी डेबिट 300, बैंक 100 और बाकी 2 का क्या आ गया? 200 है ना सर। और दूसरी तरफ एसेट टू रिकवर 180 से, तीनों केसेस में है ना सर। इन्वेंट्री एक ही वापसी आई है ना 60 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100। बस सर ये कॉपी कर लें। तजुर्बा, मेरा तजुर्बा है भाई। कुछ बच्चे होते हैं पहली अटेम्प्ट में ठंड होते हैं
और कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन वही बच्चे दूसरे अटेम्प्ट में आप देखो तो यहाँ पर यही है कि नहीं, यहाँ पे मैंने कहा ना कि यही होता है कि सर बहुत सारे बच्चों को आप जो आगे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये हमने FFR2 में कंसोलिडेशन क्या मजाक किया है, बिल्कुल हल्का है, क्योंकि आप आगे वाली चीजें पढ़ रहे होंगे। FFR जब मैंने नया पढ़ाना शुरू किया ना तो मैं क्लास की तैयारी करके जाता था 3 घंटे की, और बच्चे 1 घंटे 10 मिनट में समझ के फारिग। बच्चे भाई मैं परेशान कि यार इतनी मुश्किल चीज, कल तक इस दरिंदे को ये चीज 2 घंटे में समझ में नहीं आ रही थी और आज 15 मिनट में। पता है फर्क क्या होता था कि जब तुम फॉर्म में जाते हो ना तो तुम प्रैक्टिकल तुम्हारा दिमाग खुलता है, और ये मेरा तजुर्बा है कि सर ये बच्चों को जिस दिन समझ, जो बच्चे जिनके पेपर लेते हैं ना 1-2 वो फॉर्म में चले जाए, उन्होंने क्लासें ले रही हो, वो पेपर बड़ी जल्दी निकालते हैं, क्योंकि आपको चीजें अब ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं जब आप प्रैक्टिकल। अभी एक बच्चा है मेरी फर्म में, उसका कॉस्टिंग का पेपर रुका हुआ है, उसको मैंने क्लाइंट पे डाला, उसके अंदर बनाना है उसको बजट है, सही है खैर नहीं, लेकिन उसने तो पढ़ा हुआ है ना, सही है। तो वो बोल रहा है सर मुझे ना अब ये चीज इतनी क्लियर है ना, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा चीजें, क्योंकि मतलब उसने कॉस्टिंग की चीजों को आप देखा ना, समझा कि तो प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। और मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अभी मैंने 2-3 बच्चों को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है फर्म में गए 1-1.5 हफ्ते के बाद, मेरी फर्म में नहीं फर्ग्यूसन में EY में, बोलते हैं सर क्या बेकार दुनिया है, हमको नहीं करना, हम मतलब ऑडिट करना, ये सब बोले सर क्या है बेकार चीजें, बिल्कुल इसमें एंजॉय ही। मैंने कहा भाई देख जिंदगी में अपना काम कर, 3.5 साल बिग 4 का ठप्पा लगवा लो अपने ऊपर, या ऑडिट फर्म का ठप्पा लगवा लो। मैंने कहा सही है, आपका दिल नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों का दिल नहीं चाहता ये मुंशी वाला काम करने का, लेकिन मैंने कहा यार कुछ चीजें होती हैं कि जो आपको बस एक स्टेम चाहिए होता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। चले सर बढ़ूं आगे? नहीं साउथ के लिए कल जल्दी कर दूंगा ऑफ, नहीं तो साउथ भाई बुरा मान जाते हैं। आजा सर जिन्होंने ये सवाल कर लिया वो अगला सवाल खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 CA फाइनल का सवाल है, समर 2019 का 4 मार्क्स का। फिजी बड़ा 6:05 पे है। नहीं 6:30 तक क्लास थी ना आज, तो क्लास का बोला हुआ झूठ ना पेपर में सामने आता है। असल में 6:45 बजे मेरी FFR है ना। डिजर्विंग था, वेल डिजर्व। काफी टाइम से BFD में बहुत मेहनत कर रहे थे सर, कॉस्टिंग में भी अब एक डिजर्विंग है, अब तक उनका कॉस्टिंग में नहीं आया, अब तुम लोगों ने लाना है। तो ये लड़का बहुत ज्यादा बोर, इसका मसला पता है क्या, इसका एक मसला है, इसकी आवाज भी तेज है, बातें तुम सब करते हो ये फंस जाता है। सर बढ़ो आगे, फिजी वाला सवाल सब करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी। क्वेश्चन नंबर 16 CFAP पास पेपर समर 2000।
यार सवाल कर तू अभी। Question number 16. Fiji Limited is involved in the manufacturing of and trading of consumer. Following transactions have occurred during 2000. In December 18, FL delivered 35,000 units of one of its product to Dutch Limited for rupees 15 million. सही है। DL obtained the control upon delivery and immediately paid the full amount which was credited to. However, DL has been allowed to return unused units within 90 days and received a full. Such rights have not been granted by FL to any consumer in the past. Discuss the above transaction events should be dealt within the FL book. सर मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट कर रहा हूं, डिस्कस नहीं, करेक्टिंग एंट्री आपको बनानी है। क्या बनानी है? करेक्टिंग एंट्री। सवाल पढ़ें। इस सवाल में इसने कहा है कि मैंने कभी भी इससे पहले ये राइट्स किसी को नहीं दिए। Done? Yeah, dusted. Yeah, only dusted. खामोशी हो गया। तो उसने तो यही तो कहा है कि भैया हमने क्या किया है। सर हमने कहा कि सुनिएगा इस सवाल में हुआ क्या है। इसने कहा कि हमने इससे पहले ये राइट्स किसी को दिए ही, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं था, है ना सर। तो ये वाला केस बन गया, प्रोडक्ट बिजनेस कुछ नया या कोई नई तरह की आपने स्कीम निकाली। डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टिल रिटर्न पीरियड इज लैप्स्ड। अब हमने कहा एंट्री मेड, इसने क्या एंट्री बना ली? बैंक डेबिट रेवेन्यू कितने से? एंट्री मेड, है ना सर? 15 से, ऐसा ये शुड बी मेड बेटा, शुड बी मेड पे, करेक्टिंग पे नहीं है। बैंक डेबिट रिफंड लाइबिलिटी कितने से? 15, है ना सर। और करेक्टिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री रेवेन्यू डेबिट रिफंड लाइबिलिटी कितने से? मतलब इतना कॉन्फिडेंस, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए मुस्तफा। नहीं सर, पेज नंबर 14 ऑटम 18 का सवाल। पेज नंबर 14 ऑटम 18 का सवाल है रावी। बेटा 90 डेज बाद नहीं, 90 डेज बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे अगर जितना पता चलेगा। आज हमने कहा कि आज तो 31 दिसंबर पूछ रहा है ना, क्या करेंगे? 31 दिसंबर को हमने कहा ये काम करेंगे। पेज नंबर 14 ऑटम 18 का सवाल है। 3 ये पढ़ें क्या कह रहा है ये?
List the 5 steps involved in recognizing revenue under IFRS. Revenue from contracts with. अब मैं बताऊं, ये बच्चा इतना बड़ा स्मार्ट होता है, मुझे बताएं यहाँ पर क्या चीज आएगी? वो जो हमने 5 स्टेप पढ़े हैं, रेवेन्यू, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, वो आएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की हमने 5 चीजें पढ़ी हैं कि वो वाली की अप्रूव्ड होना चाहिए। वो कितने कह रहे हैं? 5 स्टेप आएंगे जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पढ़े। और कितने लोग कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले आएंगे कि अप्रूव्ड होने चाहिए और पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आइडेंटिफाई, वो नहीं आएंगे। लेकिन अजीम एग्जामिनर ने कहा इस अजीम बच्चे ने वो लिख दिया। क्योंकि बच्चा क्या करता है सर? अच्छा, ये सवाल FAR 1 में तो पूछा, FAR 2 में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको लगता है कि तुम IFRS खोलते हो पेपर में। सही थोड़ी आ जाए सर। बी पे आएंगे। ऑन 1 जून 18 रवि लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू ब्रावो एट रुपीज। BL immediately paid the amount and obtained control upon. BL is allowed to return unused units within and received a full refund. RL's cost of product is 150 per unit and it uses perpetual system for recording inventory. On 30 June 18 BL returned prepared necessary journal entries in the books of RL on 1 June 18 and 30 June 18 under each of the following independent. Based upon historical data, RL estimates 5% units will be. The product is new and RL has no relevant historical evidence of product returns or other available market. बस आपकी और छुट्टी के दरमियान इस सवाल की है देरी। आसान है क्या ऐसा सवाल? $1 million? कुछ ज्यादा ही में निकल गया आगे। हाँ 1 लाख। 500 वाली में बस अगर गड्डी हो 100। हाँ सही है। 1 लाख 475 है। सर देखे 500 के गुड्स बेचे, मुझे लगता है कि सेम है कि 5% वापसी, बाकी नहीं तो रेवेन्यू, बाकी मैंने कहा रिफंड कितने से। और मैंने कहा सर दूसरी चीज, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 इंटू 475 कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा सर 7150। एसिड टू रिकवर 25 का आएगा ना, 25 का 150 37 और इन्वेंटरी 75,000। 30 जून को एक्चुअल क्या हुआ? 20 रिफंड लायबिलिटी पूरी खत्म करेंगे।
रिफंड लाइबिलिटी पूरी 5,000 बैंक को कितने से खत्म करेंगे? 5,000 जितने 5,000। कितने गुड्स रिटर्न हुए? 20। हमने कितने सोचे थे? 25 ना। 4,000 तो हमने कहा बैंक से गए 20 इंटू 200, बाकी से क्या हुआ? 1000। ऐसा ही है, पक्की बात है। फिर हमने कहा अगली चीज इन्वेंट्री आएगी, सही है। 20 इंटू 150 3,000 और एसिड टू रिकवर 3700 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 यूनिट्स की है ना, 700 5 इंटू 150। सर केस बी आसान है। केस बी में हमने कहा सारे का सारा अमाउंट किस में जाएगा? बैंक को मैंने कर दिया डेबिट, कितने से? कितने से भैया? पूरा अमाउंट मैंने कहा 1 लाख, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं है। केस बी 1 जून 18, मैंने कहा पता ही नहीं भैया क्या होगा। और फिर मैंने कहा बाद में 30 जून को क्या हो गया? हमने कहा रिटर्न कितना हुआ? ओहो, एसिड टू रिकवर और इन्वेंट्री है ना सर। इसको सर लाइट टू रिकवर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। और इन्वेंट्री कितने से? पूरे 75,000। 150 इंटू 500 है ना, 75,000। चले सर फिर आगे बढ़े। हम आए 30 जून 18, 20 रिटर्न हो रहे हैं। इसका मतलब है रिफंड लाइबिलिटी खैर हुई तो पूरे से डेबिट। रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 480 इंटू 200 96,000। सूदी दारा 4,000 और रिफंड लाइबिलिटी 1 लाख है ना सर। अगली चीज क्या करूंगा भाई? क्या करूंगा? इन्वेंट्री डेबिट 20 इंटू 150 3,000। एसिड टू रिकवर 75,000 और बाकी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना? 72,000। तो सर आसान है क्या? कल मिलेंगे इंशाल्लाह। और कल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की शरारतें देखेंगे, सही है। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव वाली चीजें देखेंगे। देखो मैंने बार बार, कुछ बच्चे आए भी नहीं है। मैंने देखो जिनको मैंने पढ़ाया है ना, उनको मैं कॉन्फिडेंस से ये बात मैंने कही थी, चाहो तो तुम्हें लगता है जरूरी है तो आओ, नहीं लगता तो तुम कवर कर सकते हो। सब कुछ वही है। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं सर उनको IFRS 15 नहीं आता वो आए, सही है सर। तो सर यही मेरी एडवाइस है कि आपके ऊपर है, क्योंकि अभी देखें टाइम क्रूशल है। चले सर, तो आज कोशिश है सैटरडे तक, सैटरडे या ट्यूसडे। मैं सुना कंसल्टिंग क्लास मंडे की या तो नाइट को रखें, ऑनलाइन में घर से लो। कॉन्ट्रैक्ट एसिड लायबिलिटी अबे रात को। चले सर, हमने कहा आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे कल।